स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्यस अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो सेशन है करंट अफेयर का, आज करंट अफेयर यानी समसामयिकी से जुड़ी जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जहां पर भी आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा वहां पर इस क्लास से जो भी प्रश्न बताए जाते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे उस एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चर्चा में रहा है जो कि फाइव आइज संगठन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जो फाइव आइज संगठन का हिस्सा न होने के कारण भी क्या रहा है, चर्चा में रहा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंग्लैंड, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो देखिए इसमें जो जापान है यह फाइव आइज का हिस्सा नहीं है, फिर भी क्या है यह चर्चे में रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जापान। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है फाइव आइज, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आइज के बारे में डिस्कस करते हैं। आइज मतलब आंख होता है और इसका कार्य क्या होता है? निगरानी करना, देखना या नजर रखना, नजर रखना या क्या करना? नजर रखना या निगरानी करना। क्या करना? निगरानी करना। तो यहाँ पर फाइव आइज यहाँ पर आपका जो संगठन है फाइव आइज, इसका मतलब भी क्या है? निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। इसका क्यों बनाया गया, कैसे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फाइव आइज है यह यहाँ पर आंख, आइज का मतलब आंख बताया गया और इसका तात्पर्य बताया गया कि इसका मतलब क्या है कि नजर रखना या निगरानी रखने से इसका तात्पर्य है। लेकिन यहाँ पर जब फाइव आइज की बात करें तो पांच आंख का मतलब आंख से नहीं है, 5 देशों से। कितने? 5 देशों से। तो फाइव आइज कंट्री या 5 देशों से इसका संबंध है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये 5 देश कौन कौन से हैं जो फाइव आइज संगठन में शामिल है। तो देखिए एक है आपका इंग्लैंड। कौन? एक इंग्लैंड है, पहला आपका इंग्लैंड, दूसरा न्यूजीलैंड है, उसके बाद एक आपका अमेरिका है, उसके बाद चौथे नंबर का आपका कनाडा है और उसके बाद पांचवा ऑस्ट्रेलिया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया है। तो फाइव आइज कंट्री कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आई बात समझे? अब जो जापान है चर्चा में क्यों रहा है इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर फाइव आइज के बारे में हमने आपको बताया कि फाइव आइज जो संगठन है, अगर चलो ये पहले इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए बात है 1945 की, कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वह क्या हुआ, उसका समापन हुआ 1945 में। तो उसके बाद अमेरिका, देखिए जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय दो देश ऐसे थे जो अत्यधिक प्रभावशाली थे। एक आपका यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ कहते हैं, वर्तमान में रूस कहते हैं, और एक था आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका। तो जो रूस सोवियत संघ था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनातनी हो गई। क्या? इन दोनों के बीच जैसे ही आपका 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है वैसे इन दोनों के बीच एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। उस युद्ध का नाम है शीतकालीन युद्ध। कौन? शीतकालीन युद्ध। तो शीतकालीन युद्ध स्टार्ट हो जाता है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। और इसी शीतकालीन युद्ध के दौरान जो यूएसए है इसने एक संगठन बनाया। जो यूएसए यानी कि अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीतकालीन युद्ध चल रहा था उसी युद्ध के दौरान अमेरिका ने, जो यूएसए, इसने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन का नाम रखा फाइव आइज। क्या? फाइव आइज उस संगठन का नाम रखा। और उसमें कुल कितने देशों को शामिल किया? 5 देशों को शामिल किया। इस कारण से इसका नाम क्या रखा? फाइव आइज रखा। अब देखिए जो यह संगठन बनाया इसने, अमेरिका ने, यह संगठन क्यों बनाया? तो अमेरिका ने जो फाइव आइज संगठन बनाया यह यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए, क्या करने के लिए? सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए फाइव आइज संगठन का निर्माण किया। तो जो अमेरिका है इसने शीतकालीन युद्ध के दौरान, जो कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच चल रहा था, उसी समय अमेरिका ने सोवियत संघ पर निगरानी रखने के लिए फाइव आइज यानी कि 5 देशों का एक समूह बनाया, एक संगठन बनाया जो क्या करेंगे, इस पर सोवियत संघ पर नजर रखेंगे। आई बात समझ में? तो सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए फाइव आइज संगठन
जो है उसका संगठन का निर्माण किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किस लिए? रूस पर नजर रखने के लिए। क्या करने के लिए? रूस पर नजर रखने के लिए। तो एक प्रकार से ये जो 5 यानी कि 5 आइज कंट्री है, ये क्या है? ये एक खुफिया एजेंसी है। क्या ऐसे भी कह सकते हैं? खुफिया एजेंसी है। आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी है अमेरिका के लिए जो आपका संगठन बनाया गया 5 आई। उस 5 आई में ये लोग क्या किए? ये 5 जो देश थे इन लोगों को क्या कहा गया? खुफिया एजेंसी या खुफिया देश भी इन्हें कहा जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संगठन है यह कैसा संगठन है? तो यह खुफिया संगठन है। कैसा संगठन? खुफिया संगठन। क्यों? क्योंकि ये सभी लोग क्या करेंगे? चुपके से या खुफिया तरीके से क्या करेंगे? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ पर नजर रखेंगे। किसके लिए नजर रखेंगे? अमेरिका के लिए। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर बात हो गई आपका जो 5 आई संगठन है इसका निर्माण अमेरिका ने किया। क्यों किया आपको बताएगा। आप देखिए इसमें वर्तमान में जो जापान है ये क्यों चर्चा में रहा है? वर्तमान में जो जापान है यह क्यों चर्चे में रहा था? तो जो जापान है यहाँ पर जापान ने इससे जो 5 आइज कंट्री इनसे कहा है कि मुझे आप अपनी 6वीं आंख बना लीजिए। क्या करिए? आप मुझे अपनी 6वीं आंख बना लीजिए। आई बात समझ में? तो 6वीं आंख बनाने का मतलब कि मुझे भी अपने ग्रुप में अपने संगठन में शामिल कर लीजिए। तो जो जापान है वो अभी अपने आप को 5 आइज जो संगठन है उसमें अपने आप को शामिल करने की बात कहा है। इस कारण से जो जापान है वह चर्चे में रहा है। अब देखिए जो जापान है, जापान शामिल होने की बात क्यों कर रहा है? जापान इसमें शामिल होने की बात क्यों कर रहा है? तो जापान चीन पर निगरानी रखने के लिए, किस पर? चीन पर निगरानी रखने के लिए ऐसा कर रहा है। जापान चीन पर निगरानी रखने के लिए ये जो 5 आइज कंट्री है, कंट्रियों का जो संगठन है उसमें शामिल होना चाह रहा है। तो आई बात समझ में? तो जो जापान है वर्तमान में चर्चा में क्यों रहा है? इस कारण से रहा है कि जो 5 आइज कंट्री है जापान ने कहा है कि आप हमें अपनी 6th आई बना लीजिए यानी कि 6वीं आंख बना लीजिए। हम आप में शामिल होना चाहते हैं। किस कारण से? हम चीन पर निगरानी रखना चाहते हैं। वो भी कहां पर? दक्षिणी चीन सागर में। क्या? दक्षिणी चीन सागर में यह क्या करेगा? दक्षिणी चीन सागर में यह निगरानी रखने के लिए अपने आप को 5 आइज कंट्री में शामिल होने की बात कर रहा है। तो आशा जो बातें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई बढ़िया से अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ। तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने इजराइल देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। वह समझौता किस लिए किया गया? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किया गया। वहां पर जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए। किसके लिए? जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए ऐसा किया गया। देखिए जो इजराइल है यह एक सूखा प्रभावित देश है। कैसा? सूखा प्रभावित देश है। कैसा है? सूखा प्रभावित देश है। अब देखिए जो इजराइल है इसी के साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है इसने क्या किया है? एक समझौता किया। किस कारण से समझौता किया? इजराइल भी क्या है? एक सूखा प्रभावित देश है। और जो बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है बुंदेलखंड। कौन? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। अगर देखिए बुंदेलखंड की बात करते हैं तो जो आपका बुंदेलखंड है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। कहां पर? यूपी और एमपी दोनों के बॉर्डर पर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। और कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, कुछ मध्य प्रदेश में भी इसका हिस्सा पड़ता है। और जो बुंदेलखंड है यह भी क्या है? यहाँ पर जल संकट है यानी कि जल की समस्या है। क्या है? जल का संकट है या जल की समस्या है। तो इस समस्या को, इस संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया। आप देखिए इजराइल की एक पद्धति है, इजराइल की एक पद्धति है सिंचाई करने की एक पद्धति है जिसे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति किस देश की देन है तो यह किसकी पद्धति है? यह इजराइल की पद्धति है। किसकी? इजराइल की। इसी को हम क्या कहते हैं? फव्वारा
फव्वारा पद्धति, फव्वारा पद्धति आई बात समझ में। तो जो फव्वारा पद्धति है ये किसकी देन है, यह इजराइल की देन है, या इसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। तो अभी हाल ही में देखिए इजराइल को बताया गया ये भी सूखा प्रभावित देश है, और जो बुंदेलखंड है यहाँ पर भी जल का संकट है आई बात समझ में। तो इस कारण से जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है इसने इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और वह समझौता ज्ञापन किस लिए किया गया है, जो बुंदेलखंड है यहाँ पर क्या हो सके, जल प्रबंधन की व्यवस्था हो सके, क्या हो सके, जल प्रबंधन की व्यवस्था हो सके। और यहाँ पर बताया गया आपको कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति या फव्वारा पद्धति किसकी है, इजराइल की। इसके माध्यम से कम जल में ही क्या हो जाए, सिंचाई अच्छी तरह से हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई इजराइल के साथ क्या हुआ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है इसने क्या किया, हस्ताक्षर किया। अब देखिए जो यह समझौता किया गया, यह समझौता कितने वर्ष के लिए किया गया है, कितने समय के लिए किया गया है, तो जो यह समझौता है यह 2 वर्ष के लिए किया गया है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए यह समझौता किया गया है। किनके बीच, उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल के मध्य जो यह समझौता है बुंदेलखंड को लेकर, जो जल प्रबंधन की व्यवस्था है इस पर जो हस्ताक्षर किया गया 2 वर्ष के लिए किया गया है आई बात में। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु किस देश के साथ समझौता किया, इजराइल के साथ समझौता किया आई बात में। आप देखिए उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात आई तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, राजधानी यानी कैपिटल जो कहाँ पर है, कैपिटल लखनऊ है, और लखनऊ से ही प्रश्न बन जाता है जो लखनऊ है इसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान में अगर सीएम की बात करते हैं तो इसमें वर्तमान में सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन, योगी आदित्यनाथ है आई बात समझ में। अब देखिए अगर गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल है। कौन, आनंदीबेन पटेल। और देखिए अभी हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए, किसके लिए, कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी टीम 11। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए टीम 11 योजना किस राज्य की है तो ये किसकी है, उत्तर प्रदेश की योजना है। किसकी है, उत्तर प्रदेश की। क्यों चलाई गई, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए चलाई गई टीम 11 योजना किसकी है, या टीम 11 का गठन किसने किया, तो उत्तर प्रदेश ने किया, और इसके जो कप्तान है वे खुद योगी आदित्यनाथ जी है। और एक और योजना चलाई गई रोजगार छतरी योजना। कौन, रोजगार छतरी योजना। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने चलाई है, तो रोजगार जो छतरी योजना है इसको योगी आदित्यनाथ ने चलाया है। किसने, योगी आदित्यनाथ ने। यानी कि ये भी क्या है, उत्तर प्रदेश की एक योजना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए टीम 11 का गठन किस राज्य सरकार ने किया, तो उत्तर प्रदेश। रोजगार छतरी योजना किस राज्य की है, तो अभी आपका होगा उत्तर प्रदेश आई बात समझ। अब देखिए अभी हाल ही में इजराइल की भी यहाँ पर बात की गई, इजराइल के साथ समझौता हुआ है, तो इजराइल की भी बात की गई। तो अभी हाल ही में आपको बताया गया कि एरो 2 मिसाइल, कौन, एरो 2 मिसाइल पद्धति का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था। जब एरो 2 मिसाइल पद्धति का परीक्षण किसने किया था, तो किसने किया था, इजराइल ने किया था। और दुश्मन पर नजर रखने के लिए आपको बताया गया जो फिलीपींस वाला एरिया है, गाजा पट्टी से कोई भी अगर मिसाइल जाती है तो क्या करेगी, उसे हवा में ही मार गिराएगी। और एक और आपको बात बताई गई थी कुछ दिनों पहले जो इजराइल है, इजराइल और यूएई के मध्य, किसके, इजराइल और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक समझौता हुआ जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड समझौता। क्या, अब्राहम अकॉर्ड समझौता। और इस समझौते को किसने करवाया था, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और यूएई के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता करवाया था जिसका नाम क्या रखा गया, अब्राहम अकॉर्ड रखा गया। तो आशा जो बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे किस नदी पर है, यानी कि अभी हाल ही में
एक नदी रोपवे जो कि भारत की सबसे लंबी है, सबसे लंबी नदी रोपवे है, उसका उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे किस नदी पर बनाया गया है उसको आपको बताना है। तो यह जो रोपवे किस नदी पर है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, वह किस नदी पर है? तो वह जो रोपवे है वह किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है रोपवे की। तो रोपवे होता क्या है? तो रोप मतलब रस्सी होती है। क्या? रस्सी। तो देखिए इसका तात्पर्य यहाँ पर इससे है कि रस्सी के द्वारा क्या किया जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाएगा। किसके द्वारा? रस्सी या तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाएगा। तो देखिए अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह रोपवे बनाया गया है। क्या किया गया है? यह रोपवे बनाया गया है। देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आपकी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर एक स्थान, और बीच में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। आई बात में? तो यहाँ से पहले स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से जाया जाएगा? तो यह एक रोपवे बनाया गया है। रस्सी या तार का लगाकर ऐसे बनाया गया है। उसमें एक आपका यहाँ पर एक ट्रेन की डिब्बा की तरह एक डिब्बा लगा हुआ है, और उसमें उसके देखिए इस समय जो यहाँ पर जो डिब्बा लगा होगा वह तार के माध्यम से क्या होगा? एक यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो वहां तक जाएगा, फिर वहां से यहाँ तक आएगा, मतलब इस पार से उस पार और उस पार से इस पार यात्रियों को या सामान को ले जाने में सक्षम है। और इसमें उसके मुताबिक मतलब ये कितनी सामान ले जा सकता है उसके हिसाब से व्यक्ति को या सामान को उसमें भरा जाएगा, उसके बाद इस पार से उस पार ले जाया जाएगा। तो अभी हाल ही में जो रोपवे है इसका उद्घाटन जो कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कहां पर किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया। आपसे स्थान पूछ ले कि किस स्थान पर किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। कहां पर? गुवाहाटी में किया गया है। आई बात समझ में? और गुवाहाटी आपका है वो कहां पर पड़ता है? तो असम में। अगर राज्य की बात करें तो असम में किया गया, लेकिन असम में किस स्थान पर? गुवाहाटी में किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो अभी आपको बताया गया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वर्षा के समय में इसका जल स्तर क्या हो जाता है? काफी बढ़ जाता है। जब जल स्तर बढ़ जाता है तो आवाजाही जो है या आवागमन ठप हो जाता है, रुक जाता है। तो उस आवागमन को जारी रखने के लिए ऐसा किया गया, रोपवे का उद्घाटन किया गया। अगर इस रोपवे की बात करते हैं तो जो यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी असम में बनाया गया है, इस रोपवे की कुल लंबाई की अगर बात करते हैं तो यह 1.8 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1.8 किलोमीटर लंबा यह रोपवे है। अब देखिए जो यह रोपवे है, इस रोपवे के माध्यम से 1.8 किलोमीटर की दूरी 7 से 8 मिनट में तय की जा सकती है। कितने समय में? 7 से 8 मिनट में कोई भी व्यक्ति इस पार से उस पार जा सकता है या उस पार से इस पार आ सकता है। आई बात में? अब देखिए जो यह रोपवे है, इस रोपवे का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया, गुवाहाटी असम में। आई बात में? अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्मोस एक मिसाइल है, एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस के बीच डेवलप की गई है। अगर पूछ लिया जाए तो इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा? तो भारत में नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है, इस नदी के कारण उसका नाम क्या हुआ है? ब्रह्मोस रखा गया। आई बात में? अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। जब तिब्बत से निकलती है तो इसे सांगपो कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। आप देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत से निकलते हुए जब कहां पर आती है? जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जाने से पहले जब असम में आती है, कहां पर? असम में। जब असम में प्रवेश करती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कहां पर? असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। लेकिन असम से जो ही आगे निकलती है तो अभी बताया गया कहां पर पहुंचती है? बांग्लादेश में पहुंचती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। एक और बात देखिए यहाँ पर बात किसकी है? जो यह रोपवे का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? असम राज्य में किया गया है। अच्छा ब्रह्मपुत्र की बात आई है तो आपका एक द्वीप है माजुली द्वीप। कौन? माजुली द्वीप।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो है माजुली द्वीप। कौन? माजुली द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कौन? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब देखिए एक और प्रश्न, असम की बात आई है तो पहले असम के बारे में जान लेते हैं। असम में यह रोपवे का उद्घाटन किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी टोटल लंबाई 1.8 किलोमीटर है और इस रोपवे की लागत की बात करें तो कुल 56 करोड़ की लागत इस पर आई है। कितनी? 56 करोड़ रुपए का खर्च इस रोपवे के उद्घाटन में किया गया है। अब देखिए असम की बात आई है तो असम की राजधानी यानी कैपिटल कहां पर है? दिसपुर में। कहां पर? दिसपुर में। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर असम की हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की बात करें तो असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। कहां पर? गुवाहाटी में स्थित है, न कि दिसपुर में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है अलग है और जो इसका हाई कोर्ट है वो अलग स्थित है। अब देखिए असम कि वर्तमान में सीएम की बात करें तो वर्तमान में सीएम इसके सर्बानंद सोनोवाल है। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी है। कौन? जगदीश मुखी। और आपको कई बार बताया गया है कि असम में कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? असम में। किस कारण यह प्रसिद्ध है? किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बताया गया है एक सींग वाला गैंडा भारत में 2 राज्यों में ही पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल, आदिवासी में। और एक और नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है जिसका नाम बताया गया मानस नेशनल पार्क। कौन? मानस राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा और मानस दोनों नेशनल पार्कों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए असम में ही आपका देश का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका पुल स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि देश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है तो भूपेन हजारिका पुल है। कौन? भूपेन हजारिका पुल कहां पर स्थित है तो यह असम में स्थित है। और यह क्या है? देश का सबसे बड़ा पुल है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और यह किस नदी पर स्थित है तो यह लोहित नदी पर स्थित है। किस नदी पर? लोहित नदी पर स्थित है। असम की बात करें तो एक लोक नृत्य है बिहू, और यह कई बार पूछा गया है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है तो यह किस राज्य का लोक नृत्य है? यह असम का लोक नृत्य है। किसका? असम का लोक नृत्य है। अब देखिए असम में ही एक आपका मंदिर स्थित है, कामाख्या मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। कहां पर? असम में स्थित है। और इसी मंदिर पर एक मेला लगता है अंबुबाची मेला, और यह कई बार पूछा गया है कि अंबुबाची मेला कहां पर लगता है तो ये कहां पर लगता है? असम में लगता है। कहां पर लगता है? असम में लगता है। और कहां पर? कामाख्या मंदिर असम में लगता है आपका अंबुबाची मेला, आई बात समझ में। और एक नृत्य है आपका सत्रिया नृत्य। कौन? सत्रिया नृत्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सत्रिया नृत्य है यह किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? क्या है? यह किस प्रदेश का, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? असम का शास्त्रीय नृत्य है, आई बात में। तो यहाँ पर मुझे आशा होगी जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 122वां ट्राइब्स इंडिया आउटलेट कहां खोला गया है? तो अभी हाल ही में 122वां ट्राइब्स इंडिया आउटलेट कहां पर खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। कहां पर? मुंबई में 122वां ट्राइब्स इंडिया आउटलेट खोला गया है। अब देखिए 122वां ट्राइब्स इंडिया आउटलेट है तो 122वां कहां पर खोला गया? अभी बताया गया है मुंबई में खोला गया है। क्यों खोला गया, किस कारण से खोला गया, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 122वां कहां पर? मुंबई में खोला गया है। अगर यह आपसे पूछ लिया जाए कि पहला आउटलेट कहां पर खोला गया था तो जो फर्स्ट था वो कहां पर? दिल्ली में खोला गया था। कहां पर? दिल्ली में खोला गया था। तो पहला ट्राइब्स इंडिया आउटलेट कहां पर खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था। लेकिन 122वां अभी हाल ही में खोला गया है। कहां पर? मुंबई में खोला गया है। किसने खोला है तो जनजातीय मंत्री है। ट्राइब्स मतलब यहाँ पर जनजाति से, किससे? जनजाति से। तो वर्तमान में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। किसने? अर्जुन मुंडा ने क्या किया है?
इसको खोला है। 122वां ट्राइब्स इंडिया आउटलेट मुंबई में खोला गया। किसके द्वारा ओपन किया गया? अर्जुन मुंडा के द्वारा ओपन किया गया। आई बात समझ में? अर्जुन मुंडा कौन है? तो ये जनजातीय मंत्री। कौन? जनजातीय मंत्री हैं। आई बात समझ में? अब देखिए इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इसको खोला गया है आउटलेट, जो इंडिया आउटलेट है ट्राइब्स इंडिया आउटलेट, इसको क्यों खोला गया? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जितने भी जनजातीय लोग हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। क्या करना? इसका उद्देश्य या इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो इसको खोलने का उद्देश्य है कि जितने भी जनजातीय लोग हैं, कौन? जनजातीय लोग हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जितने भी आदिवासी लोग हैं। कौन? आदिवासी लोग हैं। तो इन सभी आदिवासियों को, जो भी आदिवासी पीपुल है, उन सभी लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। क्या करना? आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया। आई बात समझ में? तो जो भी जनजातीय लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मुंबई में 122वां ट्राइब्स इंडिया आउटलेट अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय मंत्री हैं, के द्वारा खोला गया है। आई बात समझ में? अब देखिए जनजातीय या आदिवासी जो है उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, इसका उद्देश्य अभी बताया गया। तो किस प्रकार से उनको मजबूत बनाएंगे? आर्थिक रूप से मजबूत उनको किस प्रकार से, किस आधार पर बनाएंगे? तो देखिए जो भी जनजातीय लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को क्या किया जाएगा? जो भी आदिवासी लोग हैं, उन आदिवासी लोगों के, जो भी आदिवासी लोग हैं, उन आदिवासियों के द्वारा जो निर्मित उत्पाद है, क्या? जो निर्मित उत्पाद है उनको क्या किया जाएगा? उनको बेचा जाएगा। क्या किया जाएगा? उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को बेचा जाएगा, जिससे क्या हो सके कि उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। आई बात समझ में? तो जो भी उनके द्वारा, जो भी आदिवासी हैं, आदिवासियों के द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए जो अर्जुन मुंडा है, जो कि जनजातीय मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक आउटलेट बनाया है। अब यह यहाँ पर होगा क्या कि यह जो आउटलेट बनाया गया है, यह आउटलेट ही क्या करेगा? यह आउटलेट ही आदिवासियों के द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उनको बेचने का कार्य करेगा। क्या करेगा? जो आउटलेट बनाया गया है, यह आउटलेट क्या करेगा? जो भी आदिवासियों के द्वारा उत्पाद किया जाएगा, उस उत्पाद को क्या करेगा? बेचेगा। क्या करेगा? बेचेगा। आई बात समझ में? तो जो आउटलेट है, आउटलेट का कार्य क्या है? तो आउटलेट का पहले तो यह कि आउटलेट बनाया क्यों गया, तो अभी बताया गया है। क्या करेगा? इसके द्वारा जो भी आदिवासी लोग हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। और आर्थिक रूप से मजबूत किस प्रकार हम करेंगे? तो आपको बताया जो आदिवासी हैं वे क्या करेंगे? अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ निर्मित करेंगे, और उनके जो भी उत्पाद होंगे उन उत्पादों को यह जो आउटलेट है क्या करेगा? बेचेगा। अब देखिए आउटलेट बेचेगा, तो आउटलेट बनाया किसके द्वारा गया है? इसका उद्घाटन तो किया गया किसके द्वारा? इसको खोला गया किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा के द्वारा। लेकिन एक ट्राइफेड नामक कंपनी है। कौन? ट्राइफेड। और इसके बारे में आपको, अगर आपने इस क्लास को ढंग से लिया होगा तो ट्राइफेड के बारे में कई बार बताया गया। ट्राइफेड कैसी कंपनी है? तो यह केवल जनजाति जो भी है उनके उत्पादों को बेचने के लिए इसको बनाया गया है। जनजाति या जो भी आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को बेचने के लिए ट्राइफेड कंपनी का निर्माण किया गया है। तो ट्राइफेड के लिए, ट्राइफेड को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो ट्राइफेड है यह क्या करेगी? यह आउटलेट बनाएगी। क्या बनाएगी? आउटलेट बनाएगी। और ट्राइफेड क्या करेगी? आउटलेट बनाएगी, और आउटलेट के माध्यम से क्या किया जाएगा? जो भी आदिवासी लोग हैं उनके, जो भी उनके द्वारा जो भी निर्माण किया जाएगा, जिन भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा? बेच दिया जाएगा। अब देखिए ट्राइफेड की बात करते हैं कि ट्राइफेड क्या है, तो भी बताएगा इसके बारे में कि क्या करती है। यह जो भी जनजाति लोग होते हैं उनके उत्पादों को बेचने का कार्य करती है। ट्राइफेड की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। कब? 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि जो इसका मुख्यालय है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्राइफेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में स्थित है। आई बात समझ में? अब देखिए जो ट्राइफेड है इसकी स्थापना 1987, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब देखिए अगर वर्तमान में इसके एमडी की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो इसके वर्तमान एमडी एस के सिंह है। कौन?
एस के चौहान है। कौन? एस के चौहान है। तो ट्राइफेड के वर्तमान में एमडी यानी कि अध्यक्ष कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो एस के चौहान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अभी हाल ही में यह दिवस मनाया गया आपका विश्व आदिवासी या जनजाति दिवस। तो विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 9 अगस्त को आपका विश्व जनजाति या आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो अभी किसने जीता है? इस खिताब को जीता है बायर्न म्यूनिख ने। किसने? बायर्न म्यूनिख ने इस खिताब को जीता है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए जो बायर्न म्यूनिख है यह किस देश का क्लब है? तो यह जर्मनी का क्लब है। किसका? जर्मनी का एक फुटबॉल का क्लब है आपका बायर्न म्यूनिख क्लब। तो बायर्न म्यूनिख क्लब ने अभी हाल ही में यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता है। अब देखिए जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कहां पर है? बर्लिन। और वर्तमान में जर्मनी की चांसलर कौन है? तो जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। कौन? एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर है। और विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? तो एंजेला मर्केल है। आई बात समझ में? अब देखिए जो बायर्न म्यूनिख है इसने क्या किया? इसने यूईएफए खिताब को जीता है, चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। किसको हराया इसने? तो इसने हराया पेरिस सेंट जर्मेन को। किसको? पेरिस सेंट जर्मेन या पीएसजी को हराकर यह खिताब जीता है। अगर आपसे यह पूछ ले जाए जो पेरिस सेंट जर्मेन है यह किस देश का क्लब है? तो जैसा कि यहाँ पर पेरिस लिखा है, पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। तो पेरिस सेंट जर्मेन किसका क्लब है? फ्रांस का क्लब है। किसका? फ्रांस का क्लब है। आई बात समझ में? तो जो पेरिस सेंट जर्मेन है इनको हराकर खिताब जीता है। और यह किस देश का क्लब है? तो यह फ्रांस का क्लब है। अब देखिए जो पेरिस सेंट जर्मेन है इसके जीतने की उम्मीद की जा रही थी। इस खिताब को कौन जीतेगा? पेरिस सेंट जर्मेन जीतेगा। क्यों? क्योंकि इसके तरफ से नेमार जो कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी जाने जाते हैं फुटबॉल में, नेमार किस तरफ से खेलते हैं? तो पेरिस सेंट जर्मेन की तरफ से क्या होता है? जो नेमार है वह खेलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो नेमार है किस देश के खिलाड़ी हैं? ब्राजील के। कहाँ के हैं? ब्राजील के खिलाड़ी हैं। और ये किसकी तरफ से खेलते हैं? पेरिस सेंट जर्मेन की तरफ से खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी को जीतने की उम्मीद लगाई जा रही थी लेकिन यह जीत नहीं पाए। कौन जीता? बायर्न म्यूनिख ने इस खिताब को जीता। आई बात समझ में? अब देखिए जो बायर्न म्यूनिख है यह इस मैच जो यह आपका यह टूर्नामेंट चला इसमें कुल इसने 11 टूर्नामेंट खेले, सॉरी मतलब 11 मैच खेले। कितने मैच? 11 मैच खेले लेकिन एक भी मैच नहीं हारा। क्या हुआ? एक भी मैच इसने नहीं हारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो बायर्न म्यूनिख है इसने इस खिताब को किस अंतर से जीता? तो 1-0 से जीता। कितने से? 1-0 की बढ़त बनाकर जो बायर्न म्यूनिख है इसने पेरिस सेंट जर्मेन को हराया। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है यूईएफए। इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? फुटबॉल एसोसिएशन। आई बात समझ में? तो जो यूईएफए चैंपियंस लीग है तो यहाँ पर यूईएफए का मतलब क्या है? यूईएफए का मतलब है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और इसको भी हाल ही में किसने जीता? बायर्न म्यूनिख जो कि जर्मनी का क्लब है उसने जीता। तो आशा है यहाँ पर जो बातें आप लोग को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम की श्रेणी में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को आईसीसी ने अपने आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो उनका नाम है जैक कालिस। कौन?
जैक कालिस। तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जैक कालिस को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कहां पर शामिल किया गया है? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आई बात समझ में? तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जैक कालिस को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आप देखिए जो जैक कालिस हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो अभी बताया गया यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं और ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। क्या थे? बेहतरीन ऑलराउंडर थे। और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, जो जैक कालिस है विश्व के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं। क्या? विश्व के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक रन बनाए हैं। क्या किए हैं? एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक रन बनाए हैं और 250 से अधिक विकेट लिए। क्या किए? 10,000 से अधिक रन बनाए हैं और 250 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। तो दुनिया के एक पहले मतलब ऐसे पहले एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है? 10,000 से अधिक रन भी बनाया है और 250 से अधिक विकेट भी लिया है। और दक्षिण अफ्रीका के एक खारफन मौला खिलाड़ी थे। भारत के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बेहद ही अच्छा रहा और भारत के खिलाफ जल्दी ये आपके आउट नहीं होते थे, दीवार की तरह डटे रहते थे। अब देखिए जो आईसीसी का हॉल ऑफ फेम है इसमें किनको शामिल किया गया? दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस को शामिल किया गया और इनके साथ 3 लोगों को शामिल किया गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को शामिल किया गया। तो पहले तो आप हो गए कौन? जैक कालिस, ये दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस। दूसरे जहीर अब्बास। जहीर अब्बास एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इनको शामिल किया गया है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। और तीसरा लिसा स्टोलकर। कौन? लिसा स्टोलकर। ये एक महिला क्रिकेटर है। क्या है? ये एक फीमेल क्रिकेटर है, फीमेल या महिला खिलाड़ी है। कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर है और इनको भी इसमें शामिल किया गया। तो अभी हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया। पहले जैक कालिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं और तीसरे नंबर पर लिसा स्टोलकर को शामिल किया गया जो कि महिला क्रिकेटर हैं और एक आगे है ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। अब देखिए जो लिसा स्टोलकर है ये भी उम्दा खिलाड़ी थी, यानी कि ये भी क्या थी? ये भी ऑलराउंडर थी। ये भी क्या थी? ऑल राउंडर प्लेयर थी और 2.5 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 2.5 वर्षों तक विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रही। क्या रही है? विश्व में फर्स्ट नंबर की खिलाड़ी रही। तो विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी महिला क्रिकेटर में कौन रही? महिला क्रिकेट में तो वे कौन रही? लिसा स्टोलकर। 2.5 वर्षों तक लगातार नंबर 1 पर बनी रही। और ये क्या थी? एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, जिनको अभी हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस और जहीर अब्बास पाकिस्तान के, लिसा स्टोलकर ऑस्ट्रेलिया की। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो आईसीसी का हॉल ऑफ फेम है इसमें कुल कितने सदस्य हो चुके हैं, मतलब कुल कितने लोगों को शामिल किया जा चुका है? तो इसमें कुल 93 सदस्य हो चुके हैं। कितने? 93 सदस्य हो चुके हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हॉल ऑफ फेम है आईसीसी का है इसमें भारत के कितने लोग शामिल हैं? तो भारत के 6 प्लेयर शामिल हैं। कितने? 6 प्लेयर भारत के इसमें शामिल है, 6 खिलाड़ी इसमें शामिल है। पहले का नाम आता है आपका बिशन सिंह बेदी। कौन? पहले पर नाम आता है आपका बिशन सिंह बेदी, जिनको कि 2009 में शामिल किया गया था। कब? बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी को 2009 में शामिल किया गया था। तो पहले खिलाड़ी भारत की तरफ से जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया कौन है? बिशन सिंह बेदी हैं। बिशन सिंह बेदी हैं। दूसरे नंबर पर आपके कपिल देव। कौन? कपिल देव को भी क्या किया गया है? कपिल देव को भी 2009
2009 में कपिल देव को भी 2009 में आपका आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और 2009 में ही सुनील गावस्कर को भी शामिल किया गया था। तो सुनील गावस्कर को कब शामिल किया गया? तो सुनील गावस्कर को भी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 2009 में ही शामिल किया गया था। तो 2009 में तीन लोगों को बाद की तरफ शामिल किया गया था। पहले कौन थे? पहले बिशन सिंह बेदी, दूसरे सुनील गावस्कर और तीसरे कौन थे? कपिल देव थे। और तीनों लोगों को 2009 में शामिल किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद चौथे नंबर के खिलाड़ी अनिल कुंबले थे। कौन? अनिल कुंबले। और जिन्होंने क्या किया था? एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने किसी टेस्ट की एक पारी का पूरा विकेट अपने नाम किया था। मतलब 10 के 10 विकेट इन्होंने पाकिस्तान के खुद इन्होंने अकेले ले लिया था। आईसीसी में तो अनिल कुंबले 2015 में इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कब? 2015 में। इसके बाद पांचवें भारतीय क्रिकेटर कौन है? राहुल द्रविड़। कौन? राहुल द्रविड़ को 2018 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राहुल द्रविड़ को कब शामिल किया गया? 2018 में। लेकिन यह पूछ लिया जाए कि भारत के अंतिम खिलाड़ी कौन है जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो 2019 में उनको शामिल किया गया है। उनका नाम है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर लास्ट खिलाड़ी है, अंतिम खिलाड़ी है जिनको, जो कि भारत के हैं, जिनको क्या किया गया? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी में तो सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर को 2019 में शामिल किया गया आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। तो भारत की तरफ से कुल कितने लोगों को शामिल किया गया है? भारत के 6 खिलाड़ी इसमें शामिल। और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में टोटल कितने सदस्य हैं? 93 सदस्य हैं। आईसीसी में अब देखिए भारत की तरफ से 6 लोगों को शामिल किया गया। इसमें एक नाम आपका है सुनील गावस्कर। इनका निक नेम पूछा जाता है। तो सुनील गावस्कर को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर कहा जाता है। और राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर से जुड़ी एक बात, जो कि आपका यह प्रश्न पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक कहां पर लगाया था? क्या? अपना 100वां शतक कहां पर लगाया था? अभी आपका जो 10+2 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक कहां पर लगाया था। आईसीसी में इन्होंने अपना पहला शतक कहां पर लगाया था? तो वो आपका प्रश्न पूछा गया था। लेकिन ये जो आपका 100वां शतक इन्होंने कहां लगाया, यह भी पूछा गया। तो जो 100वां शतक, देखिए पहला शतक इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। अभी हाल ही में पूछा गया किनके खिलाफ लगाया था? श्रीलंका के खिलाफ अपने 74वें मैच में लगाया था आईसीसी में। लेकिन 100वां शतक इन्होंने कहां पर लगाया था? तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में लगाया था। कहां पर? और यह आपका किसी एग्जाम में पूछा गया, तो उस एग्जाम को खुद हमने अटेंड किया था। और उस एग्जाम में यह प्रश्न आपका पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक कहां पर लगाया था? तो ये शेरे बांग्ला स्टेडियम में लगाया था। स्टेडियम का नाम भी दिया था शेरे बांग्ला स्टेडियम, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। तो शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। 100वां शतक सचिन तेंदुलकर ने शेरे बांग्ला स्टेडियम में लगाया था। कहां पर? बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में ही लगाया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आईसीसी में तो मुझे आशा है जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई गई समझ में आई होगी। और देखिए यहाँ पर जो भी कंटेंट बताए गए अच्छे लगे हो, आपकी एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे, इतना तो गारंटी है। आईसीसी में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आपसे टकराएंगे। लेकिन कौन सा प्रश्न बनेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसी क्लास से बनेगा ये बिल्कुल कहा जा सकता है। तो आशा है जो भी बातें यहाँ पर बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर जो भी कंटेंट बताए गए अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।